हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। मेरा नाम है इंदु शेखावत। आज हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस को आगे। जूरिस्प्रूडेंस में हम एनालिटिकल स्कूल को पढ़ रहे थे। इसके 3 जूरिस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जूरिस्ट का नाम क्या क्या था? बेंथम हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्टिन हम डिस्कस कर चुके हैं और HLA हार्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे हेंस केल्सन की, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट फॉर दी जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बारे में, कि कहाँ बॉर्न हुए, इनका एजुकेशन क्या था, इनका करियर क्या था। किसी भी जूरिस्ट को पढ़ने से पहले हमारे को इनके बारे में ये बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले, ही वॉज बॉर्न एट द पैराग्यू इन ऑस्ट्रिया इन 1881. He was an Austrian jurist, legal philosopher and political philosopher also. He was a professor at Vienna University. He wrote the Austrian Constitution. ये MCQs में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या क्या था इसने? ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो कि 1920 में अडॉप्ट किया गया था। He served as a judge of Austrian Supreme Constitutional Court. ठीक है, यानी कि जो ऑस्ट्रिया का सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, वहाँ पे इन्होंने सर्व किया था 1920 से लेकर 1930 तक, 10 ईयर्स के लिए। ही सर्व्ड एज अ लॉ प्रोफेसर इन आर यूनिवर्सिटी। बाद में इन्होंने क्या किया था, यानी कि 1930 के बाद में इन्होंने लॉ प्रोफेसर की तरह एक यूनिवर्सिटी में सर्व किया था। ठीक है, तो जस्ट हमने देख लिया है इन प्रोफेसर के बारे में, इन जूरिस्ट के बारे में, कि ये कहाँ थे। पैराग्यू ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, एक लीगल फिलोसफर भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो वियना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी थी और वहाँ पे ये प्रोफेसर भी थे। ठीक है, ही हैज़ रोट द ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज अडॉप्टेड इन 1920। तो ये तो हो गया इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जस्ट। अब बात करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क के बारे में। जब भी MCQs में आए कि इनका फेमस वर्क क्या है, तो हमेशा इनका जो क्लासिक वर्क होता है, किसी भी जूरिस्ट का जो क्लासिक वर्क होता है वही लिखिए, क्योंकि 1 मार्क के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी होती है। तो इनका सबसे क्लासिक वर्क क्या था? द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, ये इनका क्लासिक वर्क था। सो हिज फेमस वर्क्स आर, मैंने सारे वर्क्स लिख दिए हैं, 5 वर्क्स थे। द ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट इज जस्टिस। सबके ईयर्स याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट का ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे हेंस केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, कि इन्होंने इसमें क्या समझाया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हेंस केल्सन, लॉ इज अ प्योर साइंस which is free from all the moral and the sociological consideration. कहने का मतलब क्या? जैसे कि अगर हम पहले वाले जूरिस्ट की बात करें, तो सबने क्या किया था, बात तो करी थी प्रेजेंट लॉ की, यानी कि जो लॉ लेट डाउन है उसी लॉ की बात करी थी, लेकिन सभी लोग मोरालिटी को या सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कहते थे कि दोनों, यानी कि अगर सोसाइटी में है और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करवाना है, तो मोरालिटी और जो सोशल कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है लॉ के लिए। ठीक है, लेकिन हेंस केल्सन जो थे वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो लॉ है वो क्या है, एक प्योर साइंस है, यानी कि बेसिकली लॉजिक्स पे बेस्ड है, विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द मोरल्स एंड सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन, जो कि इन सभी कंसिडरेशन से फ्री है। ठीक है, He defined science as a system of knowledge which is systematically arranged according to the logical principle. ठीक है, क्या कहा इन्होंने साइंस को कैसे डिफाइन किया, कि एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है जो कि सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है लॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, और लॉ को भी ये प्योर साइंस ही मानते हैं, कहते हैं कि इनके पीछे लॉजिक्स है, ये मोरल्स और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस के ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, therefore he considers law as a pure science and law as it is, यानी कि जैसा लिखा है वैसा ही। He rejects Austin's concept of sovereign. ये जो ऑस्टिन ने कॉन्सेप्ट दिया था सॉवरेन का, सॉवरेन मतलब कि पर्टिकुलर अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे जो सॉवरेन है वो क्या करती है, लॉज बनाती है, विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन। लेकिन ये जो हैं कैल्सन जो हैं, वो ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेन का, उसको रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा, ही इंटरप्रेटेड द प्योर प्रिंसिपल विच इज़ नेसेसरी टू अचीव द ऑर्डर्ड सिमेट्री इन द लीगल सिस्टम, सो द सोर्स ऑफ लॉ कैन बी ट्रेस्ड। इनका कहना ये है कि जो लॉ है वो प्योर प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और तभी जो है आप उन ऑर्डर्स को या लीगल सिस्टम में एक जो पर्टिकुलरली सिमेट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब लॉज जो होंगे वो प्योर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होंगे, और उसी से आप ये चीज़ ट्रेस कर पाएंगे कि लॉ का सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि उसका वो लॉज कहाँ से आए, उनका सोर्स क्या है। ठीक है, और यही रीज़न था कि इन्होंने ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मेन अगर आपको 1 वर्ड में पूछा जाए कि क्यों रिजेक्ट किया था, तो
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है लॉ की थ्योरी को, इसीलिए इन लोगों ने इसको रिजेक्ट, कैल्सन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि वो ये चीज़ नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि मोरालिटी और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑस्टिन की कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो प्योर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, सो ये बात हुई हैंस कैल्सन के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। इसमें आगे क्या बात है वो हम देख लेते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, द एम ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ as of any science is to reduce the choice and multiplicity of unity। सिंपल है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि जैसे कि साइंस रिड्यूस करता है मल्टीप्लिसिटी और उसको यूनिटी में कन्वर्ट करता है, सिमिलरली आपके लॉ का भी यही एम होता है कि सोसाइटी के अंदर आप एक यूनिटी मेंटेन कर पाए। ठीक है, द लीगल थियरी इज अ साइंस नॉट अ वायलेशन, इट इज अ नॉलेज ऑफ लॉ एंड नॉट व्हाट लॉ ऑट टू बी। सिंपल, इन्होंने मोरालिटी को हटा दिया तो लॉ ऑट टू बी अपने आप हट जाता है। तो ये किस पे बिलीव करते थे? लॉ एज इट इज के ऊपर। द कैल्सिनिस्टिक सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि इन्होंने लॉ और मोरालिटी को एकदम सेपरेट रखा और यही इनकी थ्योरी का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो ये हो गई हमारी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के एसेंशियल्स। क्या क्या देखा अभी तक हमने? अभी तक हमने देखा कि हमने जूरिस को पढ़ा, जूरिस की लाइफ देखी कि वो कहाँ बॉर्न हुए थे, क्या फिलोसफर थे, क्या करियर था उनका और क्या उनके फेमस वर्क थे। इनका फेमस वर्क था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसके बाद में हमने देखा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने किसको कैसे डिफाइन किया, कैसे समझाया, इन्होंने ऑस्टिन को कैसे रिजेक्ट किया। उसके बाद में हमने असेंशियल्स देखे इसके। तो इनका मेन असेंशियल क्या था? इन्होंने लॉ एंड मोरालिटी को अलग अलग रखा, सेपरेट रखा, एंड दैट इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट। अब बात करते हैं कि इन्होंने लॉ के बारे में और क्या चीज़ कही। इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया? एज अ नॉर्मेटिव साइंस। कैल्सन डिफाइंड law as a normative science. The Kelsen considers sanction as an essential element of law, but he prefers to call it a norm. अब देखो इन्होंने क्या कहा कि जो लॉ है दैट इज विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड से बैक्ड होता है। यानी कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो अगर आप करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या आप कोई भी ऐसा क्राइम करते हैं या कोई भी ऐसी गलत चीज़ करते हैं तो उसके पीछे एक सैंक्शन होना चाहिए, उसके पीछे एक पनिशमेंट होना चाहिए जो कि आपके मन में उस चीज़ को लेकर बाउंड करे कि ये चीज़ नहीं करनी है। अब कैल्सन ने क्या कहा? इस सैंक्शन वर्ड को उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हम सैंक्शन नहीं करेंगे, हम उसे नॉर्म कहेंगे। ठीक है, देयरफॉर लॉ इज अ प्राइमरी नॉर्म विच स्टिपुलेट दी सैंक्शंस। यानी कि लॉ क्या है? एक प्राइमरी नॉर्म है जो कि सैंक्शन को स्टिपुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू कैल्सन द नॉर्म यानी कि सैंक्शन इज अ लॉ, इज अ रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग दी सर्टेन बिहेवियर। यानी कि जो सैंक्शन है वो क्या करता है? कैल्सन ने क्या कहा कि सैंक्शन क्या काम कर रहा है? वो एक तो बाइंड कर रहा है लोगों को, ठीक है, और उनको प्रिस्क्राइब करता है आपको इस सर्टेन वे के अंदर बिहेव करना है। यानी कि आपको अगर कुछ लॉज फॉलो करने हैं तो आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है कि यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन वे। ठीक है, अब इन्होंने सैंक्शंस को दो तरीके से देखा, यानी कि बेसिकली नॉर्म्स को दो तरीके से देखा, मॉरल नॉर्म्स एंड लीगल नॉर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया? द वन शैल नॉट स्टील, यानी मॉरल नॉर्म। लीगल नॉर्म, इफ अ पर्सन स्टील ही ऑट टू बी पनिश्ड बाय द कम्पिटेंट ऑर्गन और द स्टेट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? अगर कोई चोरी करता है तो उसको जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको पनिश करेगी। ये है लीगल नॉर्म उनके अकॉर्डिंग। मॉरल नॉर्म क्या है? किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, एंड इट इज़ नॉट प्यूनिटेटिव, इट लैक्स दी करेसिव फोर्स। यानी कि इसके पीछे कोई पनिशमेंट है नहीं, इसलिए वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता वो चीज़ ना करने से। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक? लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस की, यानी कि कैल्सन ने लॉ को एज ए नॉर्मेटिव साइंस कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस होते हैं वो एक एसेंशियल एलिमेंट होते हैं लॉ के लिए। यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर लॉ को एक्सेप्ट करवाना है तो उसके पीछे अगर सैंक्शन होगा तो वो इजीली एक्सेप्ट होगा या इजीली फॉलो करेंगे लोग, और उन्होंने यहीं पे इस सैंक्शन को वर्ड दिया, नाम दिया नॉर्म्स का। अब इन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस होंगे वो क्या करेंगे? आपके लॉ को, आपके लोगों को, सोसाइटी को एक पर्टिकुलर बिहेवियर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप इसी सर्टेन बिहेवियर में, इसी सर्टेन पैटर्न के अंदर बिहेव करें, या फिर ये लोगों को बाइंड करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर थिंग को नहीं कर सकते या कर सकते हैं, दैट जो भी जिस तरीके का लॉ बनाया गया है। जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द नॉर्म्स विच कंप्राइजेज ऑफ लीगल ऑर्डर। और जुरिस्प्रूडेंस क्या है? इन्हीं नॉर्म्स की क्या है? एक स्टडी है जो कि लीगल ऑर्डर्स को कंप्राइज करती है।
अब हमने क्या देखा, जो नॉर्म्स देखी दो तरीके की, मॉरल नॉर्म क्या है और लीगल नॉर्म क्या है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो क्या क्या देख लिया, जूरिस की लाइफ देख लिया हमने, बाद में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को समझा, उसके बाद में असेंशियल्स देखे हमने इसके प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, और बाद में लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस कैल्सन ने कैसे एक्सप्लेन किया वो चीज़ देखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रैंड नॉर्म की। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, बेसिकली जो सबसे बड़ा लॉ है, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं जो सबसे बड़ा लॉ है उसे हम इन्होंने कैल्सन ने नाम दिया ग्रैंड नॉर्म। अब जैसे अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे बड़ा एक्ट क्या है या सबसे बड़ा लॉ क्या है, हम किसको मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा एक्ट है जो कि जिसे ग्रैंड नॉर्म कह सकते हो, यानी बाकी जो एक्ट्स हैं वो इसके थ्रू अपनी वैलिडिटी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या ग्रैंड नॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ग्रैंड नॉर्म को इनका क्या, कैल्सन का क्या कहना है ग्रैंड नॉर्म के बारे में, अब वो हम देख लेते हैं। हिज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर of hierarchy of norms which derive their validity from the basic norm and he termed as a ground norm। यानी कि इन्होंने कहा कि जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी लॉ हैं, एक हायरार्की में चलते हैं और एक बेसिक नॉर्म है जिसे इन्होंने ग्रैंड नॉर्म कहा, जो इससे अपनी वैलिडिटी करते हैं। इजी वे में समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए एक ये पिरामिड है, यहाँ पे टॉप पे है हमारा ग्रैंड नॉर्म, बाद में हमारे नीचे और क्या है, बहुत सारे नॉर्म्स और एक्ट। अब अपने यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में है आईपीसी, सीपीसी, जो भी है, और ये सभी जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करते हैं, अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं। सिमिलरली इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर क्या होता है, ग्रैंड नॉर्म, जिसे हम बेसिक नॉर्म भी कहते हैं, और ये एक हायरार्की होती है, यानी बाकी जो लॉज हैं वो इससे क्या करते हैं, अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं। The ground norm or the basic norm determine the content and the validity of the other norms derived from it। यानी कि ग्रैंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म्स क्या करता है, एक कंटेंट डिटरमाइन करता है जो कि अदर नॉर्म्स की वैलिडिटी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द ग्रैंड नॉर्म और बेसिक नॉर्म इज प्रिज्यूम्ड और सपोज्ड। अब हम बात करें कि ये जो बेसिक नॉर्म आपने जो कहा है कि ये कहाँ से अपनी वैलिडिटी लेगा, तो ये प्री एज्यूम किया जाता है कि ये क्या है, एक बेसिक नॉर्म है और इनकी वैलिडिटी हम लोग प्री सपोज करते हैं। द ग्रैंड नॉर्म कैन बी रिटन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द विल ऑफ डायरेक्टरेट। ग्रैंड नॉर्म कौन लिखता है, क्या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिखा जाता है या फिर विल ऑफ डायरेक्टरेट के थ्रू ये चीज लिखी जाएगी। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म विच प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू अदर लॉज, जो मैंने आपको इतनी देर से समझाया वही बात। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, द पिरामिड ऑफ नॉर्म की। ये जो मैंने आपको, ये जो यहाँ पे जो मैंने आपको पिरामिड समझाया है, इसी पिरामिड को यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, द कैल्सन कंसीडर्स लीगल साइंस एज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स विच ग्रैंड नॉर्म एट द एपेक्स, यानी कि जो सबसे टॉप पे मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे क्या है, ग्रैंड नॉर्म। द सबऑर्डिनेट नॉर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर नॉर्म टू देम इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। यानी कि ये क्या होगा, ये सबसे ये सुपीरियर नॉर्म हुआ, ये सबऑर्डिनेट नॉर्म हुआ। ठीक है, यानी और जो ये सबऑर्डिनेट नॉर्म है ये सुपीरियर नॉर्म से अपने क्या करता है, उसके कंट्रोल में रहता है। बेसिकली अगर आपके नीचे 4 लोग हैं तो आप किसके सुपीरियर हैं, वो किसके सुपीरियर है, तो इस हिसाब से बेसिकली हायरार्की ऑर्डर चलता है। द ग्रैंड नॉर्म इज टर्म्ड एज अ concretation of a legal system and the final source of law is the ग्रैंड नॉर्म। क्या कहा गया है इन्होंने कि जो फाइनल सोर्स है लॉ का वो क्या है, ग्रैंड नॉर्म है। वापस हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि उसकी लाइफ स्टोरी क्या थी। मैं बीच बीच में एक तो ये बात एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने लाइफ देखी, कहाँ से पढ़े हैं, कब बॉर्न हुए, क्या फेमस वर्क्स थे, ये सब बात करें। फिर हमने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिखा कि उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों कहा है, क्योंकि वो साइंस को साइंस जैसे लॉजिक्स पे बेस्ड है, वैसे वो कहते हैं जो लॉज हैं वो भी एक तरीके की साइंस है जो कि लॉजिक्स पे बेस्ड है। फिर हमने एसेंशियल्स देखे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, फिर लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस देखा, 2 तरीके के नॉर्म्स देखे, फिर हमने ग्रैंड नॉर्म समझा कि ग्रैंड नॉर्म क्या है, पिरामिड ऑफ नॉर्म हमने समझ लिया कि क्या है। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, लास्ट बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक डायग्राम के थ्रू समझाया भी है। जैसे ये जो टॉप पे होगा वो ग्रैंड नॉर्म होगा, सुपीरियर नॉर्म, सबऑर्डिनेट नॉर्म, ये इससे क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा, ये वाला जो है इससे कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कैल्सन की।
इट एक्सक्लूड ऑल द रेफरेंस ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इन्होंने क्या क्या सोशल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखा ही नहीं। इन्होंने कहा कि ये तो प्योर साइंस है, तो इन्होंने उस चीज़ को उनको रेफरेंस दिया ही नहीं। तो बेसिकली इस चीज़ पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। हिज असर्शन दैट ऑल द नॉर्म्स एक्सपेक्टिंग the basic norm or the pure has logical basis, as how can grand norm be pure when it is based on the hypothesis। अब ये लोगों ने कहा कि आप कैसे grand norm को एक basic norm या logical norm कह सकते हैं जो कि खुद ही hypothesis पे based है। तो इस पे भी इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, ही डज नॉट कंसिडर जस्टिस एंड मोरालिटी एज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। अब ये पर्टिकुलर जूरिस्ट थे फ्रेडमैन, इन्होंने क्या किया, केल्सन्स थ्योरी प्रोवाइड्स नो सोल्यूशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि लोगों में अगर कोई भी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस आते हैं तो उसके लिए कोई सोल्यूशंस इसने प्रोवाइड नहीं किए। इस बेसिस पे भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। द केल्सन्स अकाउंट of legal dynamics is inadequate as he ignores the purpose of the law। ठीक है, क्या कहा, इनका जो अकाउंट है वो इनएडिक्वेट है, डायनेमिक्स को इनएडिक्वेट बताया गया एंड जो कि पर्पस ऑफ लॉ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यानी कि बेसिकली लॉ का क्या पर्पस है कि आप सोसाइटी में पीस मेंटेन कर सकें, लोगों को पर्टिकुलर बिहेवियर में, तो वो चीज़ें इनके यहाँ पे जो थी वो मिसिंग थी, लोगों की नीड्स को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। देन केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ सफर्स फ्रॉम द मैथोलॉजी ऑफ शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, उस चीज़ को सफर करते हैं। सो बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इनफ है, आप इतना लिख दीजिए वही बहुत काफ़ी है। ठीक है, केल्सन को इतनी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, और अगर आप अपने एग्जाम में ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो ये आपके जो आंसर है उसको इन्हांस कर देगा। बना सकते हैं, नहीं बनानी है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने समझ लिया। एक बार वापस मैं आपको जस्ट थोड़ा सा दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हम जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर रहे हैं आज। एनालिटिकल लॉ स्कूल के लास्ट जूरिस को डिस्कस किया है हमने, हेंस केल्सन को। ये कहाँ बॉर्न हुए थे, पैराड्यू में। ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे, एक लीगल फिलोसोफर भी थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। और ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने लिखा था जो कि 1920 में अडॉप्ट किया था, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में इन्होंने एज ए जज सर्व किया एंड ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। 10 ईयर्स के लिए एज ए जज सर्व किया था। इनके फेमस वर्क हैं जिनमें क्लासिक वर्क प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है जो कि 1934 में आई थी। फिर हमने इनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को समझा, उसके बाद में हमने असेंशियल्स देखे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के। देन लॉ एज ए नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, 2 तरीके के नॉर्म्स को जाना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रैंड नॉर्म पढ़ा। ग्रैंड नॉर्म क्या है, इतना ये चीज़ें आप लिख देंगे, मैं कह रही हूँ इनफ है, आपने ग्रैंड नॉर्म को इतना एक्सप्लेन कर देंगे, इट्स इनफ। मतलब आपको मैंने समझा दिया है, बहुत ईजी वे में नोट्स लिखे हुए हैं, एंड आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर यू ऑल। देन पिरामिड ऑफ नॉर्म्स हमने समझा, उसके बाद में क्रिटिसिज्म देखा, एंड आई होप इतना नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हैं। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे स्कूल के साथ में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।